हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई हॉरर एंथोलॉजी टीवी सीरीज नाइटमेयर्स एंड ड्रीमस्केप्स फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ स्टीफन किंग। ये सीरीज 2006 में आई थी और इसके 8 एपिसोड्स हैं जिन्हें मैं 4 वीडियोस में कवर करूंगा, हर वीडियो में 2 एपिसोड। शो की खासियत यह है कि इसके सारे एपिसोड स्टीफन किंग की शॉर्ट स्टोरीज पर बेस्ड हैं, यानी काफी अलग तरह की इमेजिनेशन होने वाली है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर लो। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एपिसोड का नाम है बैटल ग्राउंड। ये कहानी है जेसन रेंशॉ नाम के एक प्रोफेशनल हिटमैन की, जो कि अपने नए टारगेट को मारने पहुंचा हुआ है। वो टारगेट है दुनिया भर में टॉय सप्लाई करने वाली मॉरिस टॉय कंपनी का मालिक हैंस मॉरिस। जेसन सीधा उसके हेड ऑफिस पहुंच गया, जहां पे हैंस अपने नए लिमिटेड एडिशन वाले कलेक्टिबल्स को चेक कर रहा था। और इन सब टॉयज को बनाने के पीछे मेन दिमाग होता है हैंस की माँ का, जिसकी फोटो उसके ऑफिस में हम देख पाए। नए नए आइडियाज वही देती है, जिनकी बदौलत आज ये कंपनी दुनिया भर में फेमस है। अब टारगेट सामने ही था, इसलिए सारा जरूरी सामान लेकर जेसन आगे बढ़ गया। सबसे पहले एक फोन की मदद से उसने एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने जाल में फंसाया। फोन बाहर रख दिया और फोन में लिखा आ रहा था कि अब ये फटने वाला है। बस ये देखते ही गार्ड जल्दी से बाहर आया फोन को उठाकर दूर फेंकने के लिए, और तभी जेसन ने डार्ट गन का यूज करके उसे बेहोश कर डाला। उसे ठिकाने लगाने के बाद उसके पास से चाबियां लेकर वो सीधा पहुंचा कंट्रोल रूम में, जहां पर उसने सभी कैमरास को ऑफ कर दिया। और ऐसा करने के बाद अपने चेहरे से मास्क भी हटा दिया। कैमरे बंद करने से पहले उसने दूसरे गार्ड को देख लिया था कि वो कहां से आ रहा है। तो जैसे ही वो गार्ड नजदीक पहुंचा, जेसन ने उसे भी चैन की नींद सुलाकर ठिकाने लगा दिया। फिर उसके सिक्योरिटी कार्ड का इस्तेमाल करके वो सीधा हैंस के ऑफिस में जा पहुंचा, और मौत को सामने खड़ा देखकर डर के मारे हैंस रोने लग गया था। पर जेसन ने उसे आंसू तक टपकाने का मौका नहीं दिया, सीधा 3 गोली मार के उसे ढेर कर डाला। 2 मारी दिल में और 1 माथे के बीचों बीच। हैंस बेजान होके सीधा टेबल पे जा गिरा, जिससे उसकी माँ की फोटो भी टूट गई और फोटो पे उसका खून भी गिर गया। कुछ इस तरह बिना कोई नुकसान उठाए या बिना किसी को अलर्ट करे अपनी जॉब जेसन ने पूरी कर दी। और जाते जाते हैंस की वो लिमिटेड एडिशन वाली डॉल उठाकर अपनी जेब में डाल ली। इसके बाद शहर छोड़ने के लिए वो सीधा प्लेन में जाकर बैठ गया, जहां पर उसके साथ वाली लेडी ने उसे च्युइंगम चबाता देखकर उससे च्युइंगम मांग ली। गम निकालने के लिए उसने बैग खोला तो आगे ही वो डॉल पड़ी थी। गम देने के बाद कहीं जाकर लेडी ने उसका पीछा छोड़ा, वरना उसे ही देखे जा रही थी। लगे हाथ फ्लाइट में ही जेसन ने सीक्रेट मैसेज भेज दिया कि काम पूरा हो चुका है, पैसे भिजवा दो, कंफर्म करने के लिए न्यूज देख लेना। जब जेसन सैन फ्रांसिस्को में लैंड हुआ तो वहां एयरपोर्ट पर बस यही न्यूज चल रही थी कि मशहूर टॉय कंपनी के मालिक को मार दिया गया। अब जेसन एयरपोर्ट से निकल रहा था तो उसके आगे आगे एक बच्ची थी, जिसके बैग में एक डॉल रखी हुई थी, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो जेसन को ही घूर रही है। जेसन एक डॉल से नजरें चुरा रहा था। ऐसे ही वो अपने पेंट हाउस अपार्टमेंट में पहुंचा तो वहां भी रिसेप्शन पर एक टॉय रखा हुआ था, जो आज से पहले उसने कभी नहीं देखा वहां पर। ये बात भी उसे अजीब लगी, पर सिंपल सी बात तो ये है कि अब वो खिलौनों को देखकर घबरा रहा है। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ा तो लिफ्ट के अंदर वही म्यूजिक प्ले हो रहा था जो उस डॉल के अंदर प्ले होता है, जो इसने हैंस के पास से उठाई। फिर अपने पेंट हाउस में पहुंचा तो वहां पूल के पास एक चाबी वाला टॉय डक रखा हुआ था, उसे भी उठाकर जेसन ने साइड में रख दिया। इसके बाद नहा धोकर वो बाथरूम से बाहर आया तो उसने बैग के अंदर से वो डॉल निकाली और उसे शोकेस में सजा दिया, जिसमें और भी कई सारी आइटम्स रखी हुई थी। ये जब भी किसी को मार के आता है तो आते हुए वहां से कोई ना कोई चीज उठा के ले आता है निशानी के तौर पर। बस उन्हीं निशानियों से इसका शोकेस भरा पड़ा है, और निशानियां अलग अलग देशों की हैं। यहाँ तक कि इसके पास जूनी फेटिश डॉल भी है, ट्रायलॉजी ऑफ टेरर वाली। ये डॉल कितना नाच नचाती है वो हम जानते हैं। खैर आगे उसने लैपटॉप चेक किया तो उसे पता चला कि पैसे आ चुके हैं। तब कहीं जाकर वो रिलैक्स हुआ और ऐसे ही बैठे बैठे वहीं पर सो गया। लेकिन रात में अचानक से उसकी आंख खुली, क्योंकि दरवाजे पर कोई था। उसके लिए एक पार्सल आया था। पार्सल पे उसका नाम वगैरह सब कुछ था, लेकिन भेजा किसने वो नहीं लिखा था। जेसन ने बड़ी सावधानी से उस पार्सल को खोला, क्योंकि क्या पता वो कोई बॉम्ब हो, उसके किसी दुश्मन ने भेजा हो। पर जब खोला तो अंदर उसे मिला मॉरिस टॉय कंपनी का जंगल आर्मी फुट लॉकर, यानी सोल्जर्स का पूरा सेट।
जिनके पास हथियार भी हैं, जीप भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं, कैनन भी है और रॉकेट लॉन्चर भी है। सारी आइटम्स लिखी हुई हैं कितनी कितनी हैं। इसके अलावा बॉक्स पे लिखा है कि अंदर बोनस सरप्राइजेस भी हैं। जेसन की तो मौज हो गई। उसने और भी ज्यादा सावधानी से बॉक्स खोला तो अंदर वही सब था जो बॉक्स पे लिखा हुआ था। एक सोल्जर उठाकर उसने पास से चेक किया तो क्वालिटी वगैरह सब बढ़िया थी, लेकिन उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। सब कुछ उसने ऐसे ही छोड़ दिया। पर जैसे ही वो थोड़ा दूर गया कुछ गिरने की आवाज आई। उसने देखा कि वो बॉक्स अपने आप नीचे गिर चुका था। वो जल्दी से बॉक्स को उठाने भागा, लेकिन जाकर देखता है कि बॉक्स तो खाली पड़ा है। उसके अंदर एक भी आइटम नहीं थी, जबकि अभी जब दूर से देखा था तो सब कुछ पड़ा था। फिर एकदम से क्या हो गया? ऐसी भी क्या बिखरी चीजें जो आसपास एक भी पीस नहीं दिखाई दे रहा। वो आसपास चेक करने लगा कि तभी अचानक एक लैंप अपने आप बंद हो गया। उसने पास जाकर देखा तो पता चला कि लैंप की तार कट चुकी थी। लेकिन कैसे? इतनी देर में एक लाइट और बंद हो गई। जेसन उसे भी देखने पहुंचा, तभी उसके पैर में बहुत तेज कुछ चुभा। वो था एक टॉय राइफल का स्पेयर, लेकिन वो ऊपर से उसके पैर में घुसाया किसने? सोल्जर ने, या कहूं कि टॉय सोल्जर ने। उस बॉक्स के अंदर जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे जिंदा हैं और अब इसके घर की चीजों के नीचे बेस बनाकर बैठ चुके हैं। एक के बाद एक टैक्टिक्स लगा रहे हैं, लेकिन किस लिए? इसे मारने के लिए, क्योंकि इसने उनके क्रिएटर को मारा तो अब वो बदला लेने आए हैं। जैसे नीचे झांकने के लिए जेसन झुका, सोल्जर्स ने उस पे गोलियों की बरसात कर दी और गोलियां सच में लग रही थी, पर उतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए ज्यादा डैमेज नहीं कर रही। हाँ, पर जब आरपीजी आकर घुटने पे लगा तो उसने ठीक ठाक डैमेज कर दिया, जिस वजह से जेसन को पीछे हटना पड़ा। गोलियों से बचते बचाते वो बाथरूम में जाकर छुप गया और वहां से एक मिरर के जरिए वो देख रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। उसे पता चला कि सोल्जर सारी लाइट्स को तबाह कर रहे हैं ताकि पूरे घर में अंधेरा छा जाए। इससे जेसन और कमजोर हो जाएगा। सोल्जर्स की उस पे भी बराबर नजर थी, जिसके चलते एक आरपीजी उन्होंने मिरर पे दे मारा और मिरर के सारे टुकड़े जेसन के फेस में धंस गए, जिससे जेसन का पारा भी हाई हो गया। उसने सीधा अपनी पिस्टल उठाई और बाहर जाकर काउंटर अटैक शुरू कर दिया, जो कि असफल रहा, क्योंकि एक पिस्टल से उनका क्या बिगाड़ लेता। और ये बात उसे भी पता थी। उसे बस रास्ता बनाना था बाहर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वहां वो रखी है उसकी एसएमजी। बस वहां से एक घूंट मार के उसने एसएमजी उठाई और फिर सोफे के नीचे बेस बनाए बैठे सोल्जर्स को हर तरफ से भूनना शुरू कर दिया। फ्रंट, बैक, टॉप, उसने कोई जगह नहीं छोड़ी, जिसके चलते सोल्जर्स को भारी नुकसान पहुंचा। कई मर चुके थे, कई जख्मी हो चुके थे, लेकिन उनके पास मेडिक्स भी थे जो जख्मियों को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। जीप में बैठाकर ले जा रहे थे उन्हें, और जो बाकी बचे सोल्जर्स थे वो फिर से हथियार उठाकर तैनात हो रहे थे। हालांकि जो भी सोल्जर अब अटैक करने को हो रहा था, जेसन उसे कुचल दे रहा था। बस तभी फौज को बचाने आ गई वायुसेना। पीक मेल कंटेंट। तीनों हेलीकॉप्टर्स बाहर निकल आए, जिनके पास भारी डैमेज करने वाली मिसाइल्स थी और साथ में वो अपने ब्लेड से भी चीर फाड़ करते निकल रहे थे। एक हेलीकॉप्टर को जेसन ने गोली से उड़ा दिया, लेकिन फिर बाकी दो से खत्म कर देते, इसलिए जान बचाने के लिए उसे फिर से बाथरूम में जाना पड़ा। पर डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका था, इतना जितना जेसन ने सोचा भी नहीं था। दर्द के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। अब सबसे पहले जेसन ने अपने हाथ में बैंडेज लगाई, फिर जैसे ही वो दरवाजे के पास जाकर खड़ा हुआ, एक हेलीकॉप्टर मिसाइल से दरवाजे में छेद करके अंदर घुसाया। और ये जो हेलीकॉप्टर के अंदर से शॉट्स दिखाए जा रहे हैं, ये कमाल है। खैर, वो हेलीकॉप्टर ज्यादा कुछ कर पाता उससे पहले जेसन ने उसे तौलिए में लपेट कर कुचल दिया। इतने में पीछे से दूसरा हेलीकॉप्टर भी अंदर आ रहा था, तो जेसन ने गोली चलाकर उसे वापस कर दिया। इधर टॉल के अंदर हरकत हो रही थी, क्योंकि सोल्जर्स अब भी जिंदा थे। जेसन ने उठाकर उन्हें फ्लश कर दिया और टॉल को दरवाजे के छेद में फंसा दिया, लेकिन फ्लश करने से कुछ भी नहीं हुआ। सोल्जर्स अब भी मरे नहीं थे। तब जेसन ने हेयर ड्रायर ऑन करके अंदर फेंक दिया, जिसके चलते करंट लगने से सोल्जर्स मारे गए, लेकिन इससे बाथरूम में शॉर्ट सर्किट भी हो गया। फिर जेसन ने बैठकर आरपीजी से हुए घाव पर टांके लगाए और इतने में ये भी सोच लिया कि इन सोल्जर्स से बचा नहीं जा सकता। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, इन्हें मारना। जेसन ने यह ठान ही लिया था कि इतने में बाहर से एक नोट अंदर सरका दिया गया कि सरेंडर कर दो, पर जेसन ने भी मुंह तोड़ जवाब लिखकर नोट वापस बाहर सरका दिया। बस फिर क्या था, बाहर तो आर्टिलरी तैयार थी। जवाब मिलते ही सोल्जर्स ने गोले बरसाने शुरू कर दिए, जिनसे बचने के लिए जेसन को विंडो के रास्ते बाहर निकलना पड़ा। अब वो पतली सी लैच पर खड़ा हुआ था और वापस अंदर जाने के लिए उसे घूमकर बालकनी तक पहुंचना था, वो भी उस लैच पर चलते हुए। अगर जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो नीचे गिरकर चपटा हो जाएगा। उसकी जान पहले से हलक में अटकी हुई थी, ऊपर से और बेचैनी बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर आ गया, जो उसे नीचे गिराने की पूरी कोशिश में था। पर जेसन ने टाइम रहते गोली मारकर हेलीकॉप्टर को
क्रैश करवा दिया। तब कहीं जाकर वो शांति से आगे बढ़ पाया। हालत उसकी खराब हो चुकी थी, फिर भी जैसे तैसे खुद को संभाल कर वो बालकनी तक पहुंचने में कामयाब हो गया। लेकिन पहुंचते ही ऐसा बैलेंस बिगड़ा कि फिर संभल नहीं पाया। वो तो अच्छा हुआ कि वो बालकनी की साइड गिरा, वरना खेल खत्म था। अंदर जाकर वो देखता है कि सोल्जर्स अपने शहीद हुए साथियों का दुख मना रहे हैं, पर कैनन अब भी तैयार है, उससे पंगा नहीं लिया जा सकता। अब यहाँ पर जेसन ने सहारा लिया अपने टॉय डक का। टॉय को टॉय ही काटता है। उस डक से सोल्जर्स का ध्यान भटकाकर उन्हें पीछे से एम्बुश कर दिया। अब जेसन उन सबको जलाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस बीच सोल्जर्स भी पागलों की तरह अटैक करने में लग चुके थे, जिसके चलते वो जूनी डॉल भी तबाह हो गई। टॉय ही टॉय का दुश्मन है। खैर सही टाइम पर जेसन ने एक एक सोल्जर को भून डाला और फिर अच्छे से मेक श्योर किया कि उनमें से कोई भी जिंदा ना बचा हो। इसके बाद बॉक्स पर लिखे नंबर्स के हिसाब से सारी लाशें गिनी। फिर उन सब का पूरी तरह सफाया करने के बाद उसे चैन मिला। हिटमैन को डर है कहीं कोई उसे मार ना दे। अब जान को कोई खतरा नहीं है, ये कंफर्म हो जाने के बाद वो आराम से पूल में नहाने उतरा, लेकिन दुर्भाग्य से पूल के अंदर ही उसके ऊपर अटैक हो गया। किसी ने उसकी कलाई पर बहुत गहरा कट मार दिया, लेकिन किसने? सोल्जर्स तो सारे मर चुके, जेसन ने खुद गिने। अब जेसन फिर एक बार खुद को टांके लगाने बैठा, लेकिन इस बार उसके हाथ उसका साथ नहीं दे रहे, इसलिए मजबूरन उसे घर से बाहर निकलना पड़ा। लिफ्ट लेकर नीचे जा रहा था, पर तभी किसी ने लिफ्ट का सारा सिस्टम ही उड़ा दिया, जिससे लिफ्ट बीच में ही अटक गई। वो था एक कमांडो जो अंधेरे में जेसन को चीरने में लगा हुआ था। उसने आंखों में आंखें डालकर जेसन को मैसेज दे दिया कि तू बचकर नहीं जा सकता। जैसे तैसे जेसन लिफ्ट के ऊपर पहुंचा, लेकिन वहां से भी निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से वो कमांडो अलग अलग तरह से वार किए जा रहा था। उसे कोई जल्दी नहीं थी, वो जेसन को अच्छी तरह तड़पा रहा था। लेकिन इसी बीच ऊपर से दूसरी लिफ्ट आ गई तो जेसन जल्दी से उसके ऊपर कूद गया। कुछ इस तरह जेसन की जान बच गई, ऐसा उसे लग रहा था। कमांडो उसके पीछे पीछे दूसरी लिफ्ट में भी आ गया और अब तो वो जेसन के ऊपर चढ़कर उसे स्टैब किए जा रहा था। जेसन ने उसे दूर फेंका और तभी लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए जेसन ने कमांडो को दबोचा और दोनों दरवाजों के बीच में फंसा दिया। कमांडो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन इतनी ताकत उसमें नहीं थी। आखिर में दरवाजों ने उसे क्रश कर दिया, पर तभी कोई टाइमर चलने लगा। वो टाइमर चल रहा था कमांडो के बैग में। जाते जाते भी वो काम कर गया। बैग के अंदर बॉम्ब था। बॉम्ब के फटते ही जेसन के चीथड़े हो गए। जेसन की तो मौत हो गई। इसके बाद हमें दिखाया गया कि बॉक्स के अंदर यही दो सरप्राइज थे, एक तो कमांडो और दूसरा थर्मोन्यूक्लियर वेपन यानी हाइड्रोजन बॉम्ब। आखिर में हम उस डॉल को म्यूजिक प्ले करता हुआ देख पाए और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो गया। शो की शुरुआत सच में काफी अच्छी है, लेकिन एपिसोड में जितना हमने देखा स्टोरी उससे कहीं ज्यादा है। सवाल यह है कि वो बॉक्स किसने भेजा? जवाब है हैंस की माँ ने, जिसकी फोटो थी हैंस के ऑफिस में। फोटो पे उसकी माँ ने कुछ लिखा हुआ था और एंड में थी एक स्माइली। सेम वही स्माइली थी पैकेज के ऊपर। इससे पता चलता है कि हैंस की माँ ने ही वो पार्सल भेजा। और सवाल यह है कि वो टॉयज जिंदा कैसे हुए? इसका जवाब भी हैंस की माँ की फोटो में है। ध्यान से देखोगे तो उसमें विचेस वाली डॉल्स दिखाई देंगी। इससे पता चलता है कि हैंस की माँ विच क्राफ्ट जानती थी। ये सोल्जर्स उसकी फोटो के पास ही रखे हुए थे और साथ ही बच्चों के कटे हुए सर भी थे। खिलौनों के थे पर थे तो सर ही। तो विच क्राफ्ट से वो टॉयज जिंदा हुए। अब सवाल यह है कि हैंस की माँ को जेसन का एड्रेस कैसे पता चला? जवाब है टॉयज। एक तो वो डॉल ही है जिसे जेसन उठा कर लाया था, फिर एक डॉल एयरपोर्ट पर थी जो ऐसा लग रहा था कि जेसन पर नजर रख रही है, फिर एक टॉय था बिल्डिंग के रिसेप्शन पर। तो उन टॉयज के जरिए हैंस की माँ जेसन के ऊपर नजर रख रही थी। अगर ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि इन टॉयज के सामने ही हैंस का कत्ल हुआ था। ये उसी टेबल पर रखे हुए थे, चाहे वो एयरपोर्ट वाला टॉय हो या फिर रिसेप्शन वाला, ये वहीं से जेसन के पीछे लग गए थे। सबसे पहले तो जब जेसन ने गम निकालने के लिए बैग खोला था तब उस डॉल ने देख लिया था कि जेसन प्लेन में बैठा है। फिर एयरपोर्ट पर वो डॉल मिली, उसके बाद रिसेप्शन पे वो टॉय। उन टॉयज के जरिए हैंस की माँ ने पूरी नजर जमा रखी थी। वो एक डर होता है ना कि खिलौने जिंदा होते हैं, ये हमें देखते रहते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, बस वही वाला आइडिया यूज हुआ है। एक असैसिनेशन करने वाले की असैसिनेशन करवा दी गई। मोरल यही बना कि शेर को भी सवा शेर मिल ही जाता है, या फिर शेर हो या सवा शेर भेड़िए चबा डालते हैं। एपिसोड की बात करें तो ओरिजिनल स्टोरी से इसकी एंडिंग अलग है और खास बात यह है कि पूरे एपिसोड में एक भी वर्ड नहीं बोला गया। इसके अंदर सिमिलरिटीज एंड ट्रायलॉजी ऑफ टेरर के प्रे वाले सेगमेंट से, जिसमें जूनी डॉल थी, और साथ ही द ट्वाइलाइट जोन के द इन्वेडर्स एपिसोड से। दोनों को लिखा था रिचर्ड मैथेसन ने और इस एपिसोड का टेलीप्ले लिखा है उनके बेटे ने, इसलिए सीधा जूनी डॉल दिखा दी इसमें।
अब आते हैं सेकंड एपिसोड पर, जिसका नाम है क्राउच एंड। ये कहानी है डोरिस नाम की लेडी की, जो काफी बुरी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंची है और बोल रही है कि मेरा पति गायब हो चुका है। पूरी बात जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा। डोरिस और इसका वकील पति लॉनी हनीमून मनाने अमेरिका से लंदन आए थे और होटल में आते ही रिसेप्शन से इन्हें एक लेटर मिला था जो काफी जरूरी था, पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे तो लिफ्ट में मौजूद ओल्ड कपल ने इनके लिए 9th फ्लोर वाला बटन दबा दिया, पर वो बूढ़ा आदमी बटन को दोबारा दबाने वाला था कि तभी डोरिस ने उसे रोक दिया। वो बोली कि बटन को 2 बार दबाना बैड लक होता है। इससे पता चलता है कि डोरिस सुपरस्टिशंस पे बिलीव करती है। खैर दोनों अपने रूम में पहुंचे तो लॉनी के पास ऑफिस से फोन आया, लेकिन डोरिस ने उठाने नहीं दिया। जिस काम के लिए आए थे दोनों उसमें लग गए। फिर अगली सुबह ब्रेकफास्ट करने बाहर गए, तब कहीं जाकर उस लेटर पे ध्यान गया जो कि डोरिस के बैग में रखा हुआ था। वो लेटर भेजा था सीनियर वकील जॉन ने। उसने दोनों को डिनर पे बुलाया था, वो भी आज शाम 6:30 बजे। लॉनी ने जल्दी से जॉन के पास फोन करके जगह का एड्रेस ले लिया और एड्रेस उसने लिखा एक टिश्यू पेपर पर। लेकिन प्यार में दोनों इतने बह रहे थे कि उसी टिश्यू से हाथ साफ करके उसे वहीं पे फेंक दिया। अब बस इतना पता था कि क्राउच एंड नाम की जगह पे जाना है। एग्जैक्ट लोकेशन अब नहीं पता। एक कैब रोकी और उसे बताया कि हमें क्राउच एंड जाना है, तो ड्राइवर मानो कांपने लगा। उसने चेतावनी दी कि क्राउच एंड मत जाना, वो जगह स्ट्रेंजर्स के लिए नई है। बस इतना कहकर वो तो निकल गया। फिर दोनों अगली कैब का वेट करते रहे जो मिली आधे घंटे बाद, और इस बार पहले दोनों अंदर बैठे, फिर ड्राइवर को बताया कि हमें क्राउच एंड जाना है। ड्राइवर का नाम था आर्ची। वो भी थोड़ा सा सुन हुआ, लेकिन फिर क्राउच एंड की तरफ बढ़ गया। अब कैब के अंदर डोरिस और लॉनी पूरी निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रहे थे। लॉनी बोला अगर मैं मर गया तो मुझे याद करोगी, तो डोरिस बोली ऐसा मत बोलो, अपने शब्द वापस लो, वी विल सॉर्ट इट आउट। आखिर में आर्ची ने ही उन दोनों को टोका कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो पूरा एड्रेस बता दो, लेकिन प्रॉपर एड्रेस उनके पास था नहीं। फेंकने की आदत जो है। लॉनी के फोन में बैटरी भी कम थी, ऊपर से सिग्नल भी नहीं थे, इसलिए अब सीधा क्राउच एंड जाके किसी फोन बूथ से जॉन के पास फोन करेगा। इसी बीच डोरिस ने बाहर लिखा हुआ पढ़ा 60 लॉस्ट इन अंडरग्राउंड हॉरर। ये पढ़ के वो थोड़ी चिंतित हुई। उसने आर्ची से पूछा क्या सबवे में कोई क्रैश हुआ है जिसमें 60 लोग मारे गए। आर्ची बोला कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना, हालांकि उसका चेहरा बता रहा है कि कुछ तो वो जानता है। खैर ऐसे ही निब्बा निब्बी टॉक्स में बात छिड़ गई अलग डायमेंशन की, और बस डायमेंशन वर्ड सुनते ही आर्ची अपने आप बोलने लगा। वो बोला कि जिस जगह तुम दोनों जा रहे हो यानी क्राउच एंड, वहाँ पे थिन स्पॉट है हमारे और दूसरे डायमेंशन के बीच। दीवार इतनी बारीक है कि अनजाने में ही कई लोग उसे पार करके दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। लॉनी ने तो इस बात को सीरियस नहीं लिया, पर डोरिस थोड़ा सोच में पड़ चुकी थी। तभी बाहर उसे 3 बाइकर दिखाई दिए जो अभी कुछ देर पहले ही इनके पीछे से निकले थे। लेकिन इस बार अलग ये था कि एक पल के लिए डोरिस को उनके चेहरे कुछ अजीब दिखाई दिए, जैसे चूहे हों। यार जल्दी वो क्राउच एंड पहुंच गए। आर्ची ने एक फोन बूथ के पास कैब रोकी तो लॉनी जॉन से बात करने चला गया, और इतने में आर्ची ने डोरिस को बताया कि ये जगह एक रिचुअल सैक्रिफाइस ग्राउंड के ऊपर बनी है, यानी ढेर सारी इंसानी लाशों के ऊपर, इसलिए ये जगह कुछ अलग है। यहाँ कभी भी दूसरी डायमेंशन टेक ओवर कर लेती है। डोरिस पूछती है कि सबवे में जो 60 लाशें मिली थी वो भी पुरानी थी क्या, तो आर्ची कहता है कि वो लाशें ताजा थी। बस इतना सुनकर डोरिस को भी अजीब फील होने लगा, इसलिए वो कैब से बाहर निकल गई और उसके निकलते ही तेज हवाएं चलने लगी। अचानक एक रैपर आकर उसके पैर से चिपक गया और उसे हटाने के बाद डोरिस को सामने वाले घर में एक बिल्ली दिखाई दी। डोरिस उसके पास पहुंच गई और पास जाकर उसके होश उड़ गए क्योंकि बिल्ली का आधा चेहरा फटा हुआ था। डर के मारे डोरिस जल्दी से पीछे हटी तो पलक झपकते ही बिल्ली भी गायब थी, और सिर्फ बिल्ली नहीं वो कैब भी गायब हो चुकी थी। इतनी बड़ी गाड़ी अचानक हवा में खो गई। वो दोनों सोच में पड़ चुके थे क्योंकि पूरा एरिया सुनसान नजर आ रहा था, हर तरफ बस सन्नाटा ही था कि तभी अचानक उन्हें 2 बच्चे दिखाई दिए, जिनमें से लड़के का हाथ अजीब तरह से डिफॉर्म था। लॉनी को लगा कि वो कुछ मदद करेंगे, पर वो तो उल्टा इन दोनों को चिढ़ाकर भाग गए। तब उन दोनों ने पैदल ही चलना शुरू किया, लेकिन सही रास्ता उन्हें मिल ही नहीं रहा था और ना ही सड़कों पे कोई दिख रहा था जिससे रास्ता पूछ सके। एक बात ये अच्छी हो गई कि चलते चलते वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए। लॉनी मदद मांगने अंदर गया, पर अंदर भी कोई नहीं था। पूरा स्टेशन वीरान पड़ा था। लॉनी चुपचाप बाहर निकल आया, पर उसने ये नहीं देखा कि टेबल पे कुछ गहरी खरोचों के
निशान थे। अब उसने मान लिया था कि हम रास्ता भटक चुके हैं, इसलिए दोनों वापस पीछे की तरफ चल दिए। लॉनी अब भी कोई खास परेशान नहीं था, जबकि डोरिस को बहुत ही अजीब फील हो रहा था क्योंकि माहौल पूरा क्रीपी था। वहाँ पे टूटे फूटे पुराने घर, सड़क पे खटारा हुई गाड़ियाँ, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऊपर से जल्दी अंधेरा हो जाएगा, फिर ये दोनों क्या करेंगे। डोरिस को चिंता खा रही थी और लॉनी को मस्ती छा रही थी। दोनों ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी अचानक एक घर की तरफ से उन्हें किसी की आवाज आई, जैसे कोई तकलीफ में है। लॉनी ने झांक कर देखा तो यार्ड में एक गड्ढा हुआ पड़ा था जिसमें से धुआं निकल रहा था। उसे लगा शायद कोई क्रैश हुआ है, किसी को मदद चाहिए, इसलिए वो अंदर जाने लगा। डोरिस ने उसे रोका और बहुत समझाया कि ये जगह कुछ अलग है। शायद आर्ची सही बोल रहा था, दूसरी दुनिया का यहाँ पे मिलन होता है। लेकिन लॉनी ने उसकी एक ना सुनी, सीधा अंदर पहुंच गया। अंदर उसे एक गड्ढा और मिला और उस गड्ढे के अंदर कुछ ऐसा था जिसने सीधा उस पे हमला बोल दिया। फिर बस उसके चिल्लाने की आवाज आई। ये सुनकर डोरिस भी अंदर जाने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन चाह कर भी नहीं जा पाई। उसे वही सब चीजें दिखाई दे रही थी, वो बाइकर्स, वो बच्चे और वो बिल्ली। कुछ ही देर में उस चीज ने लॉनी को बाहर फेंक के मारा और लॉनी के कपड़ों पे कोई ब्लैक स्टिकी सा लिक्विड चिपका हुआ था। बाहर आते ही लॉनी ने कुछ नहीं देखा, बस सीधा डोरिस को लेकर वो भागने लगा। डोरिस उससे पूछ रही थी कि तुमने क्या देखा, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं था तो बताता क्या। उसकी मेमोरी खाली हो चुकी थी, सिर्फ उन पलों की, और बर्ताव भी उसका चेंज हो चुका था। कभी हंस रहा था, कभी गुस्सा कर रहा था, मानो वो पागल हो चुका हो। डोरिस कहती है कि यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो, लेकिन वो तो इस बात पे अड़ गया था कि हमें डिनर पे जाना है। मैंने जबान दी है। किस्मत से फोन में सिग्नल आ रहे थे, इसलिए उसने जॉन के पास फोन मिला दिया, लेकिन जैसे ही फोन मिलाया फोन डेड हो गया क्योंकि बैटरी उसमें थी नहीं। बस फिर गुस्से में लॉनी ने फोन को दूर फेंक के मारा। डोरिस बोल रही थी कि वापस होटल चलो, पर जाएंगे कैसे जब खो चुके हैं, या कहूँ कि ट्रैप हो चुके हैं। दोनों का अटूट रिश्ता बिखरता जा रहा था। तब डोरिस ने दिमाग लगाकर सही दिशा सोची और दोनों उसी तरफ आगे बढ़ गए। डोरिस पूछ रही थी कि वापस जाकर होटल में हम क्या बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, तो लॉनी गुस्से में बोला कि किसी को कुछ नहीं बताएंगे, समझी ना। डोरिस भी समझ गई। आगे उन्हें एक टनल से होकर निकलना था, जिसके लिए लॉनी ने साफ मना कर दिया क्योंकि टनल के उस पार उसे कोई दिखाई दे रहा था। डर के मारे वो बौखला चुका था और ये देखकर डोरिस भी चुपचाप दूसरे रास्ते पर चल दी। आगे उन्हें एक और टनल मिली जिसमें सामने अचानक से एक काला पोर्टल खुल गया जिसने सब कुछ अंदर खींच लिया, उन दोनों बच्चों को भी। लॉनी को भी कुछ हो रहा था पर वो दोनों बच गए। लेकिन अब लॉनी डोरिस को लेकर जबरदस्ती उस टनल के अंदर जा रहा था, इसलिए डोरिस ने उसे थप्पड़ मार दिया। तभी ऊपर से एक ग्लो करती हुई ट्रेन गुजरी। डोरिस को पास में ही गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वो लॉनी को लेकर उसी तरफ चल दी और आगे उसे एक कार भी दिखाई दी, पर तभी लॉनी उसे छोड़कर वापस भाग गया उसी टनल में। वो इस दुनिया से निकलना ही नहीं चाह रहा था और उसके चक्कर में डोरिस को भी टनल के अंदर जाना पड़ा, जहां पर एक बड़ी सी काली आकृति ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, जिसका चेहरा उस बिल्ली के जैसा ही था। यानी यही वो मेन डीमन है जो लोगों को इस दुनिया में फंसाता है और हमारी दुनिया में एक बिल्ली का रूप लेकर घूमता है। और डोरिस तो टनल से भाग निकली और जिस रास्ते से वो भाग रही थी वहां दीवारों पे काफी कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि वही सेम न्यूज और HP लवक्राफ्ट के बनाए मॉन्स्टर्स के नाम। आगे उसे वही दोनों बच्चे मिल गए और उस लड़के ने अपने डीफॉर्म हाथ से एक अलग ही मॉन्स्टर को समन कर लिया। ये भी लवक्राफ्ट की दुनिया की गॉडेस है, शुभ निगुरत। डोरिस के सामने ही वो लॉनी को खा गई और फिर लॉनी की आत्मा उसके अंदर ट्रैप दिखाई दी। बस ये देखकर डोरिस फिर से भागी और इस बार भागते भागते वो उस थिन लेयर के पार निकल आई, यानी कि वापस अपनी दुनिया में आ गई। बाल बाल बच गई, वरना बच्चे उसे भी ले जा रहे थे। यहाँ से वो पुलिस स्टेशन पहुंची और जाके बताया कि मेरा पति गायब हो चुका है। ये थी पूरी कहानी। बस एक चीज जो डोरिस ने अब नोटिस की वह है स्टेशन के अंदर घूम रही बिल्ली, वही स्कार वाली बिल्ली जो पुलिस वालों को आज ही मिली है, और उस बिल्ली का नाम उन्होंने रखा है लॉनी। बस इतना सुनते ही डोरिस को चक्कर आ गए और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो गया। ये एपिसोड भी ओरिजिनल स्टोरी से अलग था। इसमें कपल के ट्रैप्ड हो जाने वाले हॉरर को दिखाने की कोशिश की गई, जो कि कुछ खास नहीं था। हॉरर के नाम पे जो जो चीजें दिखाई वो एकदम ही अजीब थी, जैसे बाइकर्स का मुंह बिगाड़ दिया, और CGI के तो क्या ही कहने, इससे घटिया VFX नहीं देखे। अजीब हॉरर दिखाना चाहते थे जिसमें कि हॉरर का तो पता नहीं पर अजीब जरूर था। ज्यादा मत सोचना स्टोरी के बारे में, बस ऐसी है ये। मोरल ये है कि वार्निंग्स को सीरियस लेना शुरू कर दो। एक और बात बता दूं, क्राउच एंड एक असली जगह है लंदन में,
और अभी 2023 में वो बेस्ट प्लेस वोट हुई थी पूरे लंदन में रहने के लिए। तो ये थी इस नई सीरीज की पहली वीडियो। ओपनिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट्स उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो। अगर कुछ पसंद आया तो लाइक कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी थिन लेयर पार कर सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो रिस्पॉन्स के हिसाब से मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।